हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। टीआरई 4.0 आप जानते हैं कि बहुत जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, यानी कि इस मंथ के एंड तक जो है हमें पता चल जाएगा कि वैकेंसी कितनी आ रही है। तो इस प्रिपरेशन में सभी जो है ज़ोर शोर से लग गए हैं। तो इस प्रिपरेशन में हमें ध्यान जो देने वाली बातें हैं वो एक तो सिलेबस, जिस पर ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका है, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसका डिस्कशन अभी होने वाला है। लेकिन सिलेबस में अभी हमने ये नहीं देखा था कि हिस्ट्री के अंतर्गत जो है कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज थोड़ी देर चर्चा हमारी इस बात पे होगी कि हिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक जो हैं टीआरई 4.0 के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि टीआरई 4.0 में 1 to 5 यानी प्राइमरी जो टीचर हैं उनके लिए जो सिलेबस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल जो मूवमेंट है उनसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से कौन कौन से टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है और कहाँ से जो है ज़्यादातर प्रश्न देखे गए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त यानी कि 6 to 12 तक के जो टीचर हैं उनमें जो है आपका एंशिएंट से भी प्रश्न पूछा जाएगा, मिडाइवल से भी प्रश्न पूछा जाएगा और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री में प्रश्न जो है कहाँ से पूछे जा रहे हैं और फिर हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। और आज के सेशन में हम टीआरई 1 और 2 में 1 to 5 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले थोड़ी देर हम यही डिस्कशन कर ले रहे हैं कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हिस्ट्री में कहाँ से और हिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ हम हिस्ट्री पे डिस्कशन करने वाले हैं। अब हिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर हमें 4 पार्ट जो हैं उन्हें देखने हैं। यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से कोई अलग प्रश्न हमें खास देखने को नहीं मिला है, तो आर्ट एंड कल्चर पे हमारी कोई डिस्कशन अलग से नहीं होगी। जैसे हम एंशिएंट और मिडाइवल जब कवर करेंगे तो वहीं पर कुछ आर्ट एंड कल्चर के जो पार्ट होते हैं कला एवं संस्कृति से जुड़े या फिर हम वास्तुकला की बात करें कवर कर लेंगे, मंदिर शैली वगैरह से संबंधित। तो हिस्ट्री के अंतर्गत जो 4 मुख्य पार्ट हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनमें से सबसे पहले जो है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और एक जो है आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अतिरिक्त हमें जो पढ़ना है एक और वो है विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री। इन चारों से ही जो है ज़्यादातर प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एंशिएंट में कौन कौन से टॉपिक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि टीआरई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक वैसे ही मिडाइवल में और मॉडर्न में। क्योंकि 1 to 5 वाले जो बच्चे हैं, अगर हम 1 to 5 की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ जो प्रश्न है यहीं से पूछे जाने वाले हैं। लेकिन ऑल ओवर सबकी बात करें यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम सबकी बात कर लें तो इन सभी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके पूछे जाएंगे 6 to 12 तक। ये वाले जो हैं इनको सबसे जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहले हम 1 to 5 को ही देख लेते हैं, क्योंकि जो आपका जीएस का पेपर होगा चाहे वो 6 to 8 की बात करें, 9 to 10 की बात करें, 11 12, वहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न जो है वो आधुनिक भारत इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ही देखने
को मिलेंगे। तो इस पर पहले हम बात करते हैं, उसके बाद हम एंशिएंट, मध्य का फिर मिडाइवल और विश्व के इतिहास के अंतर्गत किन टॉपिकों से प्रश्न देखने को मिले हैं उसकी चर्चा करेंगे। अब एक ये भी बच्चों में रहता है कि हाँ, कहाँ से कहाँ तक के इतिहास को हम एंशिएंट के अंतर्गत रखें, कहाँ से कहाँ तक के समय काल को हम मिडाइवल के, और कहाँ से कहाँ तक को हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत रखें। तो यहाँ जो एंशिएंट यानी कि जब मनुष्य आदि मानव, आप जानते हैं कि मनुष्य सबसे पहले आदि मानव था, वो जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, कंदमूल पे जो है जीवन निवास करता था, यानी कि स्थायी जीवन नहीं जीता था। धीरे धीरे विकास के क्रम में आप जानते हैं कि जितने भी प्राणी हैं उसमें से सबसे ज़्यादा IQ लेवल जो है वो मनुष्य के पास ही है। तो धीरे धीरे विकास के क्रम में मनुष्य जो है क्या करना सीखा, आग की खोज किया, उसने कृषि करना सीखा। इन सब के बाद जो है वो स्थायी जीवन निवास करना, यानी कि अपने घर बनाकर, पत्थरों के बने ही प्राचीन समय काल में पाषाण यानी पत्थरों के बने हुए घरों में वो रहना सीखा। तो ऐसा माना जाता है कि जब आदि मानव का विकास हुआ, यानी कि आदि मानव के विकास से लेकर अगर हम बात करें तो लगभग 11वीं तक का जो है समय काल हम किसके अंतर्गत रखेंगे, ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम रख के मुख्यतः पढ़ते हैं। यहां तक का समय काल जो है प्राचीन। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास अगर आपसे पूछा जाए तो मध्यकालीन इतिहास, वैसे ये इससे पूर्व के भी लगभग 7वीं तक के ही मुख्य रूप से अगर हम कहें तो, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ फिर देखते हैं कि मध्यकालीन भारत इतिहास में जब अरबों का आगमन हो जाता है भारत में, तुर्कों का, अरबों का आगमन हो जाता है, तो वो समय काल जो है मध्यकाल के अंतर्गत रख लिया जाता है। कब तक, तो यहाँ हम कह सकते हैं तुर्कों व अरबों के आगमन से लेकर यूरोपीय के आगमन के पूर्व, यानी जब यूरोपियों का आगमन हो जाता है भारत में, कई यूरोपीय कंपनीज जब भारत में आ जाती हैं, तो वो वाला समय काल जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि यहाँ अगर हमें मुख्य रूप से देखना पड़े तो यहाँ हम पढ़ते हैं यूरोपीय के आगमन से लेकर भारत की स्वतंत्रता, यानी कि 1947 तक का जो इतिहास होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाएगा। यहाँ जो है 7वीं तक का मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ पर आते आते जो है हमें इन लोगों का आगमन जो है मध्य भारत में देखने को मिल गया था, ये वाला। तो ये जो है बाकी समय काल की जब हम बात करेंगे तो वहां देख लेंगे कहां से कहां तक के समय काल को जो है हम किसके अंतर्गत रख के पढ़ते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो है हमें पता होना चाहिए कि किस समय काल से लेकर किस समय काल के मध्य की घटनाओं को किस इतिहास के अंतर्गत रख के हम पढ़ाई करते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी चर्चा शुरू होगी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम किन किन टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम टॉपिकों की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है 1857 का विद्रोह, यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहाँ से प्रश्न आपको खासकर बिहार के, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो विद्रोह शुरू हुआ था वो शुरुआत हुई थी मेरठ से होते दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में, बिहार में, उड़ीसा, असम, राजस्थान, इन क्षेत्रों में हमें मुख्य रूप से देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर वगैरह में इसका असर हुआ। तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने, और इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट बिहार के लिए, क्योंकि बिहार की एक जो कह सकते हैं कि इस
विद्रोह के जो जनक के रूप में भी हम मान सकते हैं उनको, बाबू वीर कुंवर सिंह का जो संबंध रहा, इसलिए जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बिहार में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो मैं बात करूं कृषक एवं जनजाति विद्रोह या फिर आंदोलन भी आप कह सकते हैं, जो भी फार्मर और शेड्यूल्ड ट्राइब्स द्वारा यानी कि ट्राइब्स द्वारा जो मूवमेंट चलाए गए थे उनसे, इनमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो जैसे संथाल हुआ, इसके अलावा संथाल के अतिरिक्त जिनका संबंध बिहार में रहा, अहोम वाला विद्रोह रहा, ये सभी से मुंडा विद्रोह रहा। यहाँ से प्रश्न किसान विद्रोह में भी जिसका संबंध बिहार से रहा, क्योंकि बिहार में देखिए कि दो जो है 3 कृषक सम्मेलन आयोजित किए गए, वहां से मुंगेर का क्षेत्र कहा जाए, पूर्णिया वाला क्षेत्र कहा जाए, दरभंगा राज वाला, चंपारण वाला क्षेत्र कहा जाए, तो यहाँ पर कई कृषक जो है आंदोलन देखने को मिले। तो यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आपसे। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हो जाता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो चला था, धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन। रिलीजियस एंड सोशल जो रिफॉर्म मूवमेंट चलाए गए थे। अब इसमें मुख्य रूप से जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, और आज यानी कि 12 जनवरी को आप जानते हैं विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विवेकानंद हो गया। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर दलित सुधार की हम बात करें तो दलित सुधार यानी कि निम्न जातियों के उत्थान के लिए, ब्राह्मणों के कर्मकांडों पर चोट करने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं उनमें से 2, एक तो आपके अंबेडकर जी यानी कि डॉक्टर अंबेडकर, और एक जो नाम बहुत ही आप सुने होंगे महाराष्ट्र से संबंधित, ज्योतिबा फूले, सॉरी उनका नाम जो था ज्योतिबा फूले। तो ये नाम हो गए। अगर हम ठीक वैसे ही इस्लाम धर्म में सुधार में तो एक आप सुनते होंगे सर सैयद अहमद खां, इनका नाम जो है। वैसे ठीक हम पारसी धर्म सुधार की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, और कुछ अन्य सुधारों की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अन्य सुधारों में जैसे सती प्रथा, नरबली प्रथा, शिशुवध प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज जो एक्ट वगैरह लाया गया था। तो यहां से प्रश्न जो है ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक ऐसे यहां पर हम देख ले तो संथाल, मुंडा, अहोम, ये सभी जो विद्रोह जिनका संबंध मुख्य रूप से बिहार से रहा, वो कृषक आंदोलनों की बात हो गई तो चंपारण सबसे महत्वपूर्ण, 1917। इसके अतिरिक्त जो बिहार में प्रांतीय सम्मेलन हुए, किसान प्रांतीय सम्मेलन, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या फिर अखिल स्तर पे ऑल इंडिया लेवल पे जो किसान सम्मेलन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सभी प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका 1885 यानी 1885 में जब नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब इस्टेब्लिश किया जाता है, तो वहां से लेकर 1885 से 1947 तक की
महत्वपूर्ण जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। अब इन घटनाओं को कैसे आप मुख्य रूप से याद रखिएगा, तो इन घटनाओं में मुख्य रूप से जो हमें याद रखना होता है, एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना व उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे 1885 के एस्टेब्लिशमेंट यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उस सब से पूछा जा सकता है। यानी कि प्रथम अध्यक्षता किसने की, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुआ, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुआ, उस समय जब स्थापित किए गए तो कितने जो है सदस्य थे, ये सभी तरह से कई प्रश्न, कहाँ पे स्थापित किया गया, क्या किया, मतलब किसने इसके बारे में क्या कहा, कुछ भी जो है, जो कुछ भी संबंधित है वो पूछा जा सकता है। अब इसके बाद आपको पता है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसको हम 3 जो है चरणों में विभाजित करके जो है पढ़ते हैं, यानी उसके 3 फेजेज है। तो यहां ये समझना है कि इससे कैसे आपको पढ़ना है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरण, इंपॉर्टेंट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इसमें कौन, फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट या थर्ड को जो भी कह लीजिए, ये। अब यहां से यहां तक यानी जो फर्स्ट है, फर्स्ट फेज में हम 1885 से लेके 1905 तक की घटनाओं को रखते हैं, और ये जो है फेज किस नाम से जाना जाता है, उदारवादी चरण। यानी कि जो मॉडरेट फेज थे या जो मॉडरेट लीडर थे उनके समय की जो घटनाएं हैं उसमें रख के हुए कौन कौन से, ये पूछा भी जाता है कौन से, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन से निम्न में से एक उदारवादी नेता है या इनमें से कौन से उग्रवादी नेता नहीं है, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सेकेंड जो फेज है उसे हम 1905 से लेकर 6 से मान लेते हैं, 6 से लेकर 1919 तक का रखते हैं। यानी कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया था ये, तो ये कहलाता है उग्रवादी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट वाला, एक्सट्रीमिस्ट फेज। और तृतीय और अंतिम यानी थर्ड और जो है ये कहलाता है 1919 से लेकर 1947 तक की घटनाओं, इसे हम कहते हैं गांधीवादी, गांधीयन जो है फेज कहलाता है। तो इस बीच हमें बस यही देखना होता है कौन से महत्वपूर्ण जो है, यानी कि 1885 से 1905 में एक तो ये पहले ही हमने देख लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कि ये हमें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक जो आपको याद रखना है, बंगाल विभाजन। मैं एकदम आपको अलग अलग बता दे रही हूँ कि कहाँ से क्या पूछा जा सकता है, आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना भी। तो यहाँ जो है 1905 का जो बंगाल विभाजन था यहाँ से पूछा जाएगा, जिसमें स्वदेशी बहिष्कार वगैरह आपने देखा होगा कि पहली बार यहीं पे किया गया। तो ये वाला जो है इसमें स्वदेशी शब्द हुआ, बहिष्कार, ये सभी जो है ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो ये द्वितीय चरण की अगर हम बात करें 1906 से 1919 तक, तो इस मध्य जो है कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जिसमें अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत विभाजन कब है, 1907 1906, ये दोनों हो गए घटनाएं जो है इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि 1909 का एक्ट 1909 का मार्लियामेंटो जो सुधार अधिनियम लाया गया था, जहां पर पहली बार जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की बात हुई, तो ये पूछा जाएगा आपसे। 1913 गदर पार्टी, 1914 कामागाटा मारू प्रकरण,
जो कनाडा वाली घटना है, जिसमें ये था कि अगर डायरेक्ट भारत से नहीं आए हैं तो आपको कनाडा में प्रवेश नहीं मिलेगा। उसकी बात हम डिटेल में आगे कर लेंगे। इसके अतिरिक्त मैं एक नेक्स्ट यहाँ पर ही कर दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम देख ले रहे हैं 1916 में दो घटनाएं जो हैं इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। 1916 में 1916 की जो दो घटनाएं हैं, एक तो है लखनऊ समझौता। क्या था लखनऊ समझौता? जो 1916 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था, उस अधिवेशन में जो है दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक तो यहां पर लखनऊ समझौता में कांग्रेस व मुस्लिम लीग साथ आ गए, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट वो जो उदारवादी और उग्रवादी, जो कि 1907 पे सूरत जो है विभाजन या कांग्रेस के प्रथम विभाजन के नाम से जाना जाता है, वो दोनों भी यहां पर साथ आ गए। यानी कि उग्रवादी व उदारवादी के मध्य समझौता हो गया। तो दो महत्वपूर्ण, और एक 1916 में ही जो है होम रूल लीग। होम रूल लीग में दो इंपॉर्टेंट 1916 में, एक तो बाल गंगाधर तिलक और दूसरे एनी बेसेंट। तो ये दो नाम जो है हमें देखने को मिलते हैं, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट का। तो ये जो है घटनाएं जो है महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे। मैं उन्हीं जो है टॉपिक का यहाँ पर डिस्कशन कर रही हूँ जिनसे प्रश्न या तो पूछ लिए गए हैं या जिनसे पूछे जाने के आपके फ्यूचर में चांस है, यानी कि इस बार जो पेपर होगा TRE 4.0 का, उसमें पूछे जा सकते हैं। देखो, घटनाएं प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ इतिहास में घटित जरूर होती हैं, क्योंकि एक वर्ष के अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि जब ब्रिटिश यहाँ पर थे तो कुछ घटनाएं नहीं घटित हुई, लेकिन कुछ घटनाएं जो होती हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो ये हुआ। इसके बाद 1917 चंपारण सत्याग्रह। 1893 में महात्मा गांधी एक गुजरात के व्यापारी थे, उनका मुकदमा लड़ने अफ्रीका गए थे। आप सभी इस बात से परिचित भी होंगे। उसके बाद क्या होता है, वो बीच में एक बार आए थे बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से 1915 में भारत वापस आते हैं। भारत वापस आने के बाद सबसे पहले जो है वो साबरमती में आश्रम का निर्माण करते हैं। फिर 1916 में जो लखनऊ समझौता होता है वहाँ वो जाते हैं। फिर वहीं पर मुलाकात होती है उनकी राजकुमार शुक्ल, जिनका संबंध बिहार के चंपारण से था, और वो वहाँ पर चंपारण में जो नील किसान थे और नील जो बागान मालिक थे, उनके मध्य जो घटनाएं थी, यानी कि जिस तरह बागान मालिकों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था, उसके बारे में बताते हैं। और फिर गांधी जी जो है वहां पर जाकर, तो ये जो सत्याग्रह हुआ था, ये कहा जाता है कि गांधी जी का प्रथम जो है सफल सत्याग्रह रहा था, सफल सत्याग्रह। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं ये कहूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे। एक तो बिहार से संबंधित है, और ये गांधी जी के भारत आगमन के पश्चात उनके द्वारा किया गया पहला जो है सफल सत्याग्रह था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं 17 वाली घटना से। और फिर एक आपसे पूछा जाएगा 1919 का जो है एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह 1909 के एक्ट में मार्लियामेंटो जो सुधार अधिनियम था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, यहाँ पर मुसलमानों के अतिरिक्त सिख को, ईसाई को, इन सभी को भी, यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन जो है पद्धति दिया गया।
इसी पर देखेंगे कि आगे हम देखते हैं कि जब सांप्रदायिक पंचायत आएगा तो वहां पर दलितों के लिए भी बात की जाएगी और इसी बात पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होगा जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये जो है घटनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनकी अभी तक मैंने चर्चा की, जहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले आपको सबसे ज़्यादा जरूरी होता है समझना कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। जब हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे तो देखेंगे कि हाँ इन टॉपिकों से जो है आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ तक अब हम 19 से 1947 तक के बीच कहाँ कहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर बात करते हैं। यानी कि जो तृतीय और अंतिम चरण है वहां पर प्रश्न कहां से पूछा जाएगा, गांधीवादी आंदोलन, गांधीयन मूवमेंट से जो है प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे आपके। इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्योंकि हमने पहले ही 1919 के एक्ट की बात कर ली है तो यहां पर अब हमें जो देखना है 1920 से 22 ये कौन सा, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। 1922 चौरी चौरा कांड, ये इसी के कारण असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को जो है स्थगित कर दिया गया गांधी जी द्वारा, तो ये पूछा जाएगा। यहीं पर फिर गांधी जी को मार्च में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात फिर एक घटना जो है वो 1923 की, जिसमें सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या किया जाएगा, स्वराज पार्टी का गठन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज जो है शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ या फिर सबसे पहले स्वराज की मांग कहाँ की गई थी, तो 1906 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, वहां पर पहली बार जो है स्वराज की मांग रखी गई थी। लेकिन यहां पर जो है ये स्वराज पार्टी के गठन हुआ है, तो ये याद रखिएगा, घटना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आपको 1924 का एक घटना जो इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका गांधी दास पैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां सीआर दास 1922 में याद रखिएगा जो अधिवेशन हुआ था बिहार के, वो पटना में बिहार के गया में किया गया था। वहां पर अध्यक्षता करने के बाद कांग्रेस से जो है त्यागपत्र दे चुके थे और उसके बाद उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। आगे हम आएंगे तो एक इंपॉर्टेंट घटना 1930 का, 1930 से 32 तक हम मान लें इस घटना को। ये जो है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फर्स्ट जो है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जो चलाया गया था उसकी बात हो रही है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट इस जगह। तो यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। फिर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए, गोलमेज सम्मेलन, यहां से आपके प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। जितने भी गोलमेज तीनों सम्मेलन हुए हैं यहां से जो है राउंड टेबल जो कोऑपरेट, तो इससे जो है आपका जो है प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो यहां पर क्रिप्स मिशन हुआ, इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। अगस्त प्रस्ताव हुआ, इससे भी प्रश्न पूछा जाए। याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव घटना अलग है और अगस्त क्रांति अगर कहीं लिखा हो तो ये अलग है, दोनों जो है अलग अलग है। अगस्त क्रांति 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कहते हैं। किसे? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है हम किस नाम से जानते हैं? इस घटना को हम अगस्त क्रांति, जबकि अगस्त प्रस्ताव जो है वो अलग है, ये द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि आप जानते हैं प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था
वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। वहां पर जो है भारतीयों का पूरा सपोर्ट मिला था। तो द्वितीय यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब भी जो है भारतीयों के समर्थन के लिए तब लाया गया था अगस्त प्रस्ताव। तो ये अलग है और अगस्त क्रांति जो घटना है वो अलग है। इन दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो कैबिनेट मिशन से आपका प्रश्न होगा 1946 जो वाली, जो जिसमें 3 जो है सदस्य भारत आए थे। तो ये सभी इसके बाद वहीं इटली का आगमन वगैरह, यानी कि पूरा मान के चलिए तो 1930 से लेकर 47 तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 1930, क्योंकि यहाँ पर आपको देखेंगे कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी होगा 1932 से 34 तक चलेगा। तो वो सभी जो घटनाएं हैं, दिल्ली चलो आंदोलन जो हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 जो है 1940 का व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था, जिसमें जो सत्याग्रही थे प्रथम विनोबा भावे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त, इन सभी से जो है प्रश्न, यानी कि 1930 से लेकर 47 तक प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी जो टॉपिक है सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इतना अगर आपने कर लिया बॉर्डर हिस्ट्री में तो शायद ही कोई प्रश्न जो है, क्योंकि देखो हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न ऐसे जरूर होते हैं जो कि पता नहीं कहां से पूछ लिया जाता है। आप कितनी भी बुक्स नोट्स पढ़ लो, कितनी क्लासेस कर लो, पर 1-2 ऐसा प्रश्न जरूर होगा जो लगता है कहाँ से पूछ लिया गया है। तो वो जो है अपवाद है, उसे हर एग्जाम में है, वो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पर आपका मोस्ट जो है क्वेश्चंस यहाँ से जितने भी अधिकांश को प्रश्न इससे मॉडर्न हिस्ट्री के कवर हो जाएंगे अगर आप इन सभी टॉपिकों को अच्छे से कर लिए तो ये था। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एंशिएंट, मिडाइवल और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत कि कहाँ से यहाँ पर आपसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ हम कर लेते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट वाला। एंशिएंट में याद रखिए, एंशिएंट में 1 to 5 वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनके लिए मैं पहले ही बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री, तो उनके लिए ये नहीं, लेकिन 6 to 12 वालों के लिए ये सब है। तो सबसे पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अब किस तरह के प्रश्न यहां से बनते हैं, तो यहां से प्रश्न आपके बनेंगे कि आपको एविडेंस जो मिले हैं वो कहां से मिलते हैं, यानी कि जो साक्ष्य मिले हैं। एक तो स्थल, यानी जो भी प्लेसेस हैं वर्तमान में कहां है। इंडस वैली का जो है अगर हम बात करें, एक्सपेंशन की बात करें या फिर विस्तार, तो वर्तमान के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से तक देखने को मिलता है। तो अभी ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, जस्ट एग्जाम्पल कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में जो है लोथल किस जो है राज्य में अवस्थित है, या फिर वर्तमान में कालीबंगा, जो कुछ भी, तो स्थल पूछे जाएंगे। इन स्थलों से प्राप्त जो है साक्ष्य क्या मिले, यानी क्या एविडेंस मिले हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि डॉकयार्ड का जो है साक्ष्य कहाँ से मिलता है, या फिर जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ऐसे जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ इसके अतिरिक्त आपसे जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जैसे कि हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लें तो इसमें से अब सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इस तरह से प्रश्न जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, फैक्ट्स होंगे, ये पूछे जाएंगे। दूसरा, ये यहां से ज्यादा पौरे है, मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी। अब मौर्य डायनेस्टी में मुख्यतः जो है 2 शासकों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इसका संस्थापक है, और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। यहां से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त इस समय काल की विशेषताएं, जैसे कि यहाँ पर सामाजिक विशेषता कैसी थी, इनका विस्तार कहाँ तक था, राजनीतिक कैसी थी, कला संस्कृति में हमें क्या देखने को मिला, ये सभी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन्हें जो है आप कर लीजिएगा, यानी कि जो भी इनकी फीचर्स होंगे ये सभी से जो है इस समय काल के। मौर्योत्तर से प्रश्नों की संख्या कम होगी,
क्योंकि मौर्योत्तर साम्राज्य में आप जानते हैं कि हम इसे दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, यानी जो पोस्ट मौर्य डायनेस्टी था इसमें देशी और विदेशी दोनों शासकों का शासन रहा था। 4 देशी मुख्य शासकों ने शासन किया था और 4 विदेशी मुख्य शासकों ने किया था। तो यहाँ पर देशी और विदेशी जो शासक, लेकिन यहाँ से प्रश्नों की संख्या मौर्य की तुलना में कम होगी, याद रखिएगा। तो ये जो है इसमें 4 होते हैं और इसमें 4, हम आगे पढ़ेंगे तो विस्तार से देखेंगे कि ये 4 जो है शासक कौन है। यहां देख भी लीजिए ये 4 कौन से थे। हिंदी यमन सबसे पहले आए थे, उसके अलावा शक, पहलव और कुषाण, ये जो है इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, यहां से जो है आपके प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही 4 जो देशी शासक रहे हैं उनसे भी रिलेटेड आपसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं कि वो, लेकिन यहां से प्रश्नों की संख्या कम होगी। इसके अतिरिक्त गुप्त, ठीक, गुप्त से प्रश्न पूछे जाएंगे। गुप्त में मेनली आपको पढ़ना होता है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्कंदगुप्त, इन सभी से जो है ज्यादा आपसे प्रश्न पूछे गए, ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं से पूछे जाएंगे। और गुप्तोत्तर से भी आपको कम प्रश्न देखने को मिलेंगे। गुप्तोत्तर वाले इसमें जो है पोस्ट गुप्त जो डायनेस्टी, इसमें बहुत सारे शासकों के बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि पूर्व के कुछ शासक, कुछ राजपूत शासक इसमें रहे उनके बारे में, दक्षिण के कुछ शासकों के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये जो एक चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है। इसमें कई शासकों, जैसे कश्मीर के शासक, कश्मीर में भी अलग अलग कई शासक रहे हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये जो है एक बड़ा चैप्टर, यहाँ से लेकिन प्रश्नों की संख्या। और एक होता है संगम काल, संगम पीरियड, यानी दक्षिण भारत का, मेनली दक्षिण भारत का इतिहास, ये जो है आपको पढ़ना होता है। पर इसमें अगर मैं टिक कर दूं, मैं यहां स्टार लगा दे रही हूं, तो यहां से ज्यादा प्रश्न होंगे, यहां से ज्यादा प्रश्न होंगे, और यहां से, इन पे मैं 3-3 स्टार जो है लगा दे रही। यहाँ से जो है प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर रहेंगे इन्हीं से प्रश्नों की जो है संख्या ज़्यादा होती है। ठीक, ऐसे ही हम मध्यकालीन भारत इतिहास के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर को देख लेते हैं कि कहाँ से प्रश्न, अगर आप एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं तो वहाँ से, लेकिन एनसीईआरटी भी छोटा तो है नहीं, आपको 6 से 12 तक के सारे एनसीईआरटी अगर पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतने सारे एनसीईआरटी कैसे पढ़ पाएंगे आप लोग। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आप सभी के लिए एनसीईआरटी का पूरा एग्जिस्ट जो है कवर, यानी कि 6 से 12 तक के पूरे एनसीईआरटी को मर्ज करके, मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल एक टॉपिक मैंने वैदिक सभ्यता उठाया, तो वैदिक सिविलाइजेशन कई जो है क्लासेस में हमें देखने पड़ता है, तो हम सभी को एक साथ, अब उसमें भी हो जाता है ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी पढ़ा जाए, ये भी एक बड़ा सा सवाल रहता है बच्चों का। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इन दोनों को मर्ज करते हुए और एक जगह एक चैप्टर को ध्यान करके आपको पढ़ा दिया जाए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप सभी को मैं बता दूं कि बहुत जल्द, यानी कि मकर संक्रांति के पश्चात 16 तारीख को जो है आपकी क्लासेस जो है, बैच जो है स्टार्ट होने वाली है। 16 जनवरी से टीआरई 4.0 का बैच जो है शुरू हो जाएगा। तो जो भी एस्पायरेंट इच्छुक है आप यहाँ पर जो है बैच को परचेज कर सकते हैं। एडमिशन जो है ओपन है। तो 16 दिसंबर से जो है बैच आपकी शुरू हो जाएगी। बैच जो है वो आप ऐप के माध्यम से जो है क्लासेस पूरा कर लेंगे, जहां पर आपको क्लासेस के अलावा बोर्ड पीडीएफ की सुविधा दी जाएगी। जो भी क्लासेज होगी उसका पीडीएफ दिया जाएगा, शॉर्ट नोट्स कुछ दिए जाएंगे, तथा बीच बीच में जो है एक डाउट सेशन लिया जाएगा, जिससे आपके जो भी कुछ डाउट होंगे वो आपसे हमसे डायरेक्टली बात करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अब हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब यहां पर दो ही मुख्य होते हैं, हमेशा
अधिकांशतः एग्जाम की अगर मैं बात करूं, यहाँ तक स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की भी मैं बात करूं, तो दो ही चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है दिल्ली सल्तनत और दूसरा होता है मुगल एम्पायर। यहीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। मराठा साम्राज्य से भी जो है आपको एक आध प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत, ये दोनों ही होता है, दिल्ली सल्तनत और ये। तो दिल्ली सल्तनत सबसे पहले हम यहाँ देखें। अब दिल्ली सल्तनत में अगर मैं बात करूं तो यहां पर शासन की बात करूं तो 1206 से 1526 तक पांच जो है शासकों ने, सॉरी पांच वंशों ने, शासकों ने नहीं बल्कि पांच वंशों का शासन रहा। तो ये कौन से पांच वंश थे? इनमें जो पांच वंश आपको पढ़ने हैं उसमें से सबसे पहला है गुलाम वंश, जिसे कि हम दास या ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। ये जो है 1206 से अगर मैं कहूं तो 1290 तक जो है इनका शासन रहा था। उसके बाद दूसरा जो है खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और अंतिम जो था वो लोदी वंश था, जिसे कि हम प्रथम अफगान वंश के नाम से भी जानते हैं। लोदी वंश को हम प्रथम अफगान वंश और शेष शाह सूरी के शासनकाल को द्वितीय अफगान वंश के नाम से जानते हैं। तो ये सभी के बारे में हमें जो है पढ़ना है। जैसे यहाँ अगर मैं करूँ तो 1290 से लेकर 1320 तक का शासनकाल जो है इनका रहा। फिर यहाँ 1320 से लगभग 1414 तक का जो शासनकाल रहेगा, और बाकी जो है दोनों का ये 1414 से लेकर 1526 तक में ये दोनों आ जाते हैं। शायद 1414 से 51 तक ये है और बाकी 51 से लेके वहां तक लोदियों का शासन रहा। यही 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, तो वहां पर जो बाबर है वो इब्राहिम लोदी को पराजित करके, और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा भी जाएगा और भारत पर जो है मुगलों का शासन शुरू हो जाएगा। यानी अब दिल्ली पर किसका शासन हो जाएगा? मुगलों का शासन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन पढ़ना है, अब जैसे अगर मैं इसके भी अंतर्गत बता दूं सब पॉइंट्स, ये तो आपके पॉइंट्स हो गए। अब सब पॉइंट्स की कौन कौन से शासक जो है इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ अगर मैं कहूँ गुलाम में, तो आपको एक तो इल्तुतमिश, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वही है इल्तुतमिश, जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। क्योंकि भले ही दास वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन उसने दिल्ली से नहीं बल्कि लाहौर से शासन किया था, इसलिए उसे जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, मध्यकाल की क्या मानी जाती है? ये प्रथम जो है मुस्लिम महिला शासिका मानी जाती है। तो ये इसके अतिरिक्त एक इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है बलबन। ये जो है तीन जो है इनमें अलाउद्दीन खिलजी वंश में अगर मैं बात करूं तो एक आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे अलाउद्दीन खिलजी को, तो बहुत सारे पॉइंट जो है कवर। इसमें वैसे दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एक जलालुद्दीन खिलजी और एक अलाउद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी, और उसी की हत्या करके ये उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो है खिलजी पर जो है लंबे समय तक शासन करता है, और कई सामाजिक जो है सुधार कह सकते हैं या फिर प्रशासन में कई तरह के सुधार जो है देखने को मिलते हैं। अलाउद्दीन के खिलजी के शासनकाल में किए गए कार्य जो है, जिससे हमें आज भी वर्तमान में भी कहें तो प्रासंगिक है। हमें बहुत कुछ जो है, यानी उस समय के किए गए उसके सुधार की अगर हम बात करें, जो भी रिफॉर्म उसने लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज भी जो है रेलिवेंट है। तो ये ठीक तुगलक में करें तो तुगलक में आप तीन याद रख सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक,
यानी MBT के नाम से जिसे जाना जाता है, और एक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में बहुत सारे जो है कार्य किए हैं, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए कार्य भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वैसे ही हम सैयद में कहें तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। सैयद वंश से प्रश्न जो है पूछे जाने के चांसेस कम है। हाँ, लोदी में जो है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोदी वंश में जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोदी वंश में कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक तो इब्राहिम लोदी, क्योंकि ये पानीपत का जो युद्ध हुआ था, और एक जो लोदी वंश के संस्थापक थे उनसे भी जो है प्रश्न पूछा जाता है आपका। तो लोदी भी जो है कह सकते हैं कि यहां से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। लोदी को थोड़ा सा इन दोनों के शासन 1414 से 1526 तक था, जिसमें लोदी से जो है यहां से प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे, पर सैयद से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जब हम इतिहास में पढ़ेंगे तो हम लगातार घटनाओं को पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, रिलेट करना आसान हो जाता है। तो वहां पर सैयद के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो ये जो है यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। यही 5026 में घटित घटना पानीपत का प्रथम युद्ध, और यहीं से बदलाव होगा, और अब जो है किसका शासन हो जाएगा, दिल्ली पर अब मुगलों का शासन शुरू हो जाएगा। तो ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इसके अतिरिक्त जो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर को भी हम मुख्यतः दो भागों में जो है पढ़ते हैं, तो जो है उसके पूरे समय काल को समझना आसान हो जाता है। मुगल काल कहाँ से कहाँ तक, तो 1526 से लेकर 1558 तक का लगभग काल जो है इसके अंतर्गत रखा जाता है। अब इसे हम यहाँ पर डिवाइड करके पढ़ लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। एक पूर्व मुगल काल यानी प्री मुगल पीरियड, और दूसरा उत्तर मुगल काल यानी कि पोस्ट मुगल पीरियड। अब प्री मुगल काल को हम रखते हैं 1526 से 707, यानी कि बाबर से लेके औरंगजेब तक के मध्य का जो शासन काल रहा, ये मुगलों में महत्वपूर्ण है। इनके समय किए गए जो कार्य हैं, चाहे वो सुधार किए गए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद यानी कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए बहुत सारे आप देखेंगे जो प्रांतीय शासक थे, उन्होंने जो है स्वायत्त शासन जो है स्थापित कर लिए थे, यानी कि ऑटोनोमस स्टेट जो है स्टैब्लिश्ड कर लिए थे। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मुगलों की स्थिति कमजोर होती है, और 1857 के विद्रोह में, जिसमें दिल्ली से कहा जाता है कि दिल्ली का नेता जो है मुगल काल के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि जिन्हें हम बहादुर जफर के नाम से भी जानते हैं, उनको बनाया गया था। लेकिन वहां पर अंग्रेजों ने उन्हें कैद करके और उन्हें जो है रंगून भेज दिया, और वहीं कुछ वर्षों पश्चात जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और यहीं से कहा जाता है कहीं ना कहीं मुगलों का अंत मान लिया जाता है। तो यहाँ पर 1707 से 58 तक की, 8 नहीं हम 7 ही कह सकते हैं, क्योंकि यहां तक की जो है घटनाओं को, तो यही जो है अंतिम जो होगा बहादुर शाह द्वितीय या जफर, कुछ भी कह सकते हैं जफर, यहीं पर इन्हें पेंशन भोगी बनाकर रंगून भेज दिया जाएगा, और यहीं से मुगलों का जो है खात्मा यानी समाप्ति हो जाएगी। तो ये अब यहाँ वाला जो है इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना आपको है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस नामात्र के बराबर है। जो मेन प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बाबर से, हुमायूं से, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब।
ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इनका समय काल क्या है, कितना है, ये आपको एग्जैक्ट जो है पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं तक से जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ टीआरई 3.0 में 9 to 10 का जो पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछा गया था लगभग लगातार 7 से 8 प्रश्न सीधे सीधे अकबर से, उसमें ऐसा पूछा गया था प्रश्न, इंडस वैली से लगातार 3-4 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में शायद किसी एक वंश गुलाम या किसी गुलाम वंश से ही शायद कई प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद सीधे जो है प्रश्न अकबर से पूछे गए थे। तो ऐसे भी जो है प्रश्न पूछे जाने के ट्रेंड हैं। तो आप इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी एक थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग मराठा साम्राज्य। यहां पर मुख्य रूप से शिवाजी को आप पढ़ लीजिएगा, इसी से जो है आपका प्रश्न कवर हो जाएगा। तो ये था मध्यकालीन भारत इतिहास में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो, कि यही से जो है आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों का सरदर्द बना हुआ है कि वर्ल्ड हिस्ट्री कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विश्व का जो इतिहास है वर्ल्ड हिस्ट्री, यहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि आपसे रूस की क्रांति, इनसे संबंधित पूरी घटनाओं के बारे में फैक्चुअल पूछा जाएगा। फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, यूरोप में साम्राज्यवाद का उदय, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध। कुछ इन्हीं टॉपिकों से जो है, और भी 2-4 टॉपिक है जिनसे आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्यतः यही टॉपिक है, 2-3 और भी टॉपिक होंगे जिनसे आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री में, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पेपर को करेंगे यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न को करेंगे तो वहां पर हमें आइडिया चल जाएगा कि मेनली जो है प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये पूरा था जिसमें हमने बात कर ली कि इन चारों हिस्ट्री के जो पार्ट हैं वहां पर कहाँ कहाँ से जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। ये टीआरई 1 और 2 में 1 to 5 का जो पेपर हुआ है उसी के पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हें हम पहले देख लेते हैं। ये जो है पहले वाले का है, फर्स्ट सिटिंग में जो पेपर हुआ था टीआरई यानी 1 में जो पूछे गए हैं पेपर, उसी के प्रश्न है कि किस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं। स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर दिया हुआ जो पहला प्रश्न है ये है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति जो बनी हुई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनी थी, स्थापना यानी एस्टैब्लिश की गई थी। क्या सुभाष चंद्र बोस की, जवाहरलाल नेहरू के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो टीआरई टीआरई के जो भी पेपर टीचर वाले हैं उनमें 5 ऑप्शन, जैसे कि 68 से पहले बीपीएससी स्टेट पीसीएस वाला जो है उसमें भी ऐसा लाया गया था कि 5 ऑप्शन होते हैं। 5 ऑप्शन में क्या होता है, एक ऑप्शन होता है उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि 2 या 2 से अधिक ऑप्शन सही है, और एक होता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन होने से थोड़ा जो है बच्चों को कई बार क्या आते हुए प्रश्न में भी मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। लेकिन रहेंगे आपके 5 ही ऑप्शन अभी भी, जैसे कि स्टेट पीसीएस में तो हटा दिया गया है, पर अभी भी टीचर के एग्जाम में 5 ही आपके ऑप्शन रहने वाले हैं। अगर किसी कमेटी की बात की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी कमेटी में मेंबर्स अधिक हो सकते हैं, पर जो अध्यक्षता की जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा की जाएगी। तो यहाँ आप आसानी से इसे जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसे जो है आप एलिमिनेट कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचा, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता। लेकिन 1938 में
जो नेशनल प्लानिंग कमेटी गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी इज राइट, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि ये जो पुस्तक लिखी गई है इसके राइटर जो है कौन है? अब इस प्रश्न मैं कई बार क्यों कहती हूं कि आप एग्जाम किसी भी करें, उस एग्जाम यानी उसी तरह का कोई एग्जाम हो या उसी आयोग द्वारा कंडक्ट कराया गया कोई एग्जाम हो तो उसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख लीजिए। ये प्रश्न सीधे सीधे जो है जहां तक मैं याद कर रही हूं 68th में पूछा गया या 69th या 8th में, एग्जैक्ट मैं नहीं याद कर पा रही हूं, लेकिन बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, शायद 9th में ही या 8th में पूछा गया था कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक किसके? सेम उसमें ऑप्शन शायद अलग दिया हुआ था, यहाँ ऑप्शन सिर्फ चेंज किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, सैयद अली जहीर, एक से अधिक कोई नहीं। अब यहाँ भी राइटर दिया गया है तो राइटर भी हो सकता है, कई बार कुछ पुस्तकें ऐसी होती है जो एक से अधिक व्यक्ति मिलकर लिखते हैं, लेकिन अधिकांशतः पुस्तकें जो है किसी एक व्यक्ति द्वारा ही लिखा जाता है। इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। अब ऐसे में ये फैक्ट्स है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सभी प्रश्न फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तभी आपको करना चाहिए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर, यानी किस आंदोलन से प्रभावित होकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चौकीदारी कर यानी कि ब्रिटिश जो है सुरक्षा के बदले जो है भारतीयों से कर मांगते थे कि हम अगर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं तो इसके बदले आपको कर जो है देना पड़ेगा। अब ये प्रश्न ऐसे तो नहीं बीपीएससी में पूछा गया है, लेकिन वहां अलग तरीके से पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो बिहार में जो इसका मूवमेंट चल रहा था उस समय इसके अतिरिक्त और किस कर पर, उसमें एक कर का नाम दिया हुआ था कि किस और कर की बात की गई थी। तो जब अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, बीपीएससी के प्रश्नों को भी देख लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अक्सर मैं एक बात करती हूं कि कभी भी प्रीवियस ईयर में ये मत आप उम्मीद लगा के बैठिए कि डायरेक्ट ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इनडायरेक्टली जब आप उसके चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं अच्छे से, उसके बारे में आप विस्तार से समझते हैं तो इनडायरेक्ट कई प्रश्न जो है आपके बन जाते हैं। और उसके ऑप्शन में चौकीदारी न देकर 3 अलग अलग करों के नाम दिए हुए थे जिसमें उसका सही जो जवाब हुआ था इनमें से कोई नहीं। तो अगर वहां भी आप प्रश्न दिखे होते तो आपको पता होता कि नीचे जो है चौकीदारी कर का जो किया गया था वो किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जो मुंगेर वगैरह वाला का क्षेत्र था, तो यहां पर जो है चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था। यानी कि सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट चलाया गया था 1930, ये वैसे प्रॉपर 32 तक चला था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो थोड़ा सा आप विस्तार से ही पढ़ा करिए। अब ये मान के मत चलिए कि अब जो पेपर होगा कोई भी सीधे फैक्ट, सिर्फ आप बहुत सारे बच्चों का होता है कि आप लूसेंट पढ़ लिए हो जाएगा, फैक्ट्स पढ़ लीजिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए, हमेशा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो अगर प्रश्न ना भी आता हो तो आप उसमें से एलिमिनेट करके सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। अगर आप 10 प्रश्न करते हैं ऐसे तो उसमें चांसेस है कि कम से कम 6 प्रश्न आप सही करके आएंगे, और अगर 6 प्रश्न भी आप सही करके आते हैं, 5 भी करके आएंगे आप, तो आप प्लस में होंगे। इस बात को याद रखेगा। और यहाँ तो निगेटिव मार्क्स ही नहीं है तो आपको सोचना ही नहीं है, गोला सारे भर के आने हैं आपको। नेक्स्ट, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? यानी सिंपल कहा जाए तो किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को वयोवृद्ध महिला की उपमा जो है दी जाती थी? ऑप्शंस को ध्यान से देखें। ऑप्शंस है गुलाब कौर, बिस्नी देवी शाह, अरुणा आसफ अली, एक से अधिक कोई नहीं।
अब कई बार प्रश्न ऐसे भी किए जाते हैं कि जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट पता हो, लेकिन ये तीनों नाम को देखिए, क्या इन दोनों नाम को आपने ज्यादा पढ़ा है? जब भी आप इतिहास को पढ़े होंगे, क्या इन दोनों नाम को आपने पढ़ा है? ये जो है क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने वाली महिलाएं हैं। तो ऑप्शन कई बार क्या होता है कि जो मुख्य नाम होता है वही सही जवाब होता है। तो इसमें अगर कई बार, क्योंकि आप सारे के सारे जो आंसर आपको एग्जैक्ट पता नहीं होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन सेंस लगाते हुए, एलिमिनेशन मेथड लगाते हुए करना होगा। तुक्का जैसी चीजें कोई नहीं होती, आपको एलिमिनेट करना होता है। जैसे कुछ बच्चों का है कि नहीं आ रहा तो हमने सी रंग दिया, डी, ये तरीका नहीं होता है रंगने का। आप उसमें सोचिए कि क्या हो सकता है। अब इसमें से एक ही नाम है जो चर्चित नाम है, किसके लिए? जो महिला स्वतंत्रता सेनानी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला था, उसमें जो चर्चित नेम है वो अरुणा आसफ अली का ही नाम है। क्योंकि आप जानते हैं 1942 के आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। जो भूमिगत तरीके से कार्य किए जा रहे थे या सपोर्ट किया जा रहा था, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो जो चर्चित नेम है वही है, तो हम इसी के साथ जाते हैं। और ये अगर आप इसके साथ जाते हैं, यानी अरुणा आसफ अली के साथ अगर आप जा रहे हैं, तो आपका जवाब जो है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? अब यहां आपको एक प्रश्न बन भी गया कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी और बाल गंगाधर तिलक किए थे। अभी मैंने जब बताया आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने बात की भी थी कि होम रूल लीग जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए प्रश्न पूछा गया, वहां मैंने ये भी कहा कि इसमें दो नाम जो है मिलते हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो ये जो स्थापना की गई थी, इसमें लिखा हुआ है मुंबई, नागपुर, पूना, एक से अधिक कोई नहीं। कोई भी संगठन, सम्मेलन, ये सब आयोजित किया जाएगा तो किसी एक स्थान पर होगा, ना कि एक से एक साथ एक से अधिक स्थानों पर किया जाएगा। और यहाँ सा तो किसी इन तीनों में से ही किसी एक स्थान पर किए होंगे, तो एक से अधिक को हम पहले इलिमिनेट कर लेते हैं, या फिर इनमें से नहीं किए होंगे। तो याद रखिएगा कि अप्रैल 1916 में पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही जो है किया था, और फिर जाके सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट ने मद्रास के अड्यार से किया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये स्थापना महाराष्ट्र के पूना से, क्योंकि तीनों नाम तो महाराष्ट्र के ही दिए हुए हैं, तो पूना से जो है स्थापित की गई थी। वैसे होम रूल लीग जो स्थापित किया गया था, उसमें अधिकांशतः जो ब्रांच थे या अधिकांशतः लोगों का जो सपोर्ट मिला था वो एनी बेसेंट को। इन्होंने भारत के कुछ ही क्षेत्रों में होम रूल लीग की जो है स्थापना की थी, बाकी सभी क्षेत्र में जो है वो एनी बेसेंट का था। जैसे कि बिहार की भी अगर हम बात करें तो बिहार में जो है उन्हीं के द्वारा जो है शाखाएं स्थापित की गई थी। तो ये था होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित प्रश्न। बाकी जब हम थ्योरी की क्लासेस करेंगे तो वहाँ और भी डिटेल से चर्चा करेंगे कि कहाँ पर कैसे करके पूरे जो है हम बात पर चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे, यानी किनका नाम जो है आता है। अब एक ये भी हो गया कि ये साप्ताहिक पत्रिका है, जैसे कि होता है क्या मासिक पत्रिका थी या दैनिक पत्रिका थी या साप्ताहिक पत्रिका थी, तो साप्ताहिक पत्रिका है। ऑप्शन दिए हुए हैं राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती, यमुना कारजी, एक से अधिक कोई नहीं। अब देखिए यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि हुंकार हिंदी जो साप्ताहिक पत्रिका है उसके प्रकाशक कौन है या फिर इसके जो है संपादक कौन है। प्रकाशन में कौन संबंधित है, तो कभी भी याद रखिएगा जब ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है तो एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, दो अंतर होता है। जैसे किसी समिति, संगठन या कुछ पूछा जाए तो उसमें सीधे आपसे पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन है, तो एक व्यक्ति हो गया, अध्यक्षता किसने की, तो एक व्यक्ति। लेकिन जब प्रश्न ये लिखे कि संबंधित कौन था, तो संबंधित कोई भी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी संस्थाएं हैं, जैसे कोचिंग संस्था ही ले लो,
तो उस संस्था का डायरेक्टर तो कोई एक ही होता होगा, लेकिन उस कोचिंग से संबंधित कितने लोग होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी उसके वर्किंग मेंबर्स होते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं उस संस्था से संबंधित होते हैं। तो यहाँ साफ साफ आपसे लिखा है कि संबंधित कौन है, ना कि पूछा है संपादक कौन है, प्रकाशक कौन है। तो इसमें एक से अधिक होने के चांसेस हैं, ये जो है हमें सीखने की जरूरत होती है। ये प्रश्न भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा था, लेकिन वहां पूछा था हिंकार के जो है संपादक कौन थे, ना कि वहां पूछा था संबंधित कौन है। तो आपसे मेरी एक आग्रह है कि कम से कम आप बीपीएससी के 10 सालों के प्रश्नों को देख लीजिएगा, वहां से आपके कई प्रश्न डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर है राहुल संकृत्यायन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ये भी थे, राहुल संकृत्यायन का भी संबंध था, और यमुना कारजी। इस पत्रिका का संबंध किसान जो मूवमेंट था उससे था, जो भी किसान आंदोलन चलाए जा रहे थे उनसे, यानी ये किसानों के हित में लाई गई पत्रिका थी। और आप जानते हैं किसान आंदोलन में सहजानंद सरस्वती ने तो मुख्य भूमिका निभाई ही थी, इसके अतिरिक्त राहुल संकृत्यायन, यमुना कारजी, विद्यानंद, इन सभी का नाम जो है उल्लेखनीय है। यदुनंदन वर्मा वगैरह जो है किसान जो है प्रांतीय जो सम्मेलन किए गए थे या जो भी किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन सभी से इन सभी का नाम जो है जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इज राइट, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कम टू नेक्स्ट। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने, क्या है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यानी कि भले ही वो औरत थी, पर जो विद्रोह करता जितने भी रहते उनमें से एकमात्र जो थे यही, ये यानी सिंपल ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शंस को देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्टेटमेंट है कैंपबेल, हडसन, ह्यूरोज, एक से अधिक कोई नहीं। तो ये जो है किसके कहा गया है। आप जानते हैं कि ह्यूरोज के ही हाथों जो है झांसी की रानी की मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, आप जानते हैं, एक कारण नहीं थे, उसके सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, उसकी पृष्ठभूमि किसी और से तैयार हुई थी। उसका तात्कालिक जो कारण था वो था बंदूक वाली घटना, जिससे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो बंदूक में मुंह से खींचने वाला भाग था उसमें जिस चमड़े का प्रयोग हुआ था उसमें गाय और सूअर के जो है चमड़े का प्रयोग हो। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो है गाय पवित्र माना जाता है और मुसलमानों के लिए यानी इस्लाम धर्म में जो है सूअर को पवित्र माना जाता है। तो ये जो है एक कह सकते हैं कि मतभेद था कहीं ना, इस पर किसी बात को समझा नहीं गया, विचार नहीं किया गया, यूं ही सिपाहियों ने ही विद्रोह शुरू कर दिया था कि इसमें जो है चमड़े का जो प्रयोग हुआ है वो गाय और सूअर का बना हुआ है। इसके अतिरिक्त ये भी कहा जाता है जो उनको खाने के लिए आटा यानी रोटी में दिया जाता था उसमें जो है वो जानवरों की हड्डियों के चूर्ण भी मिले हुए थे। तो कई कारण थे, इसमें कई लोगों ने नेतृत्व किया अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे इलाहाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, बरेली, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, ग्वालियर। तो झांसी की रानी आप जानते हैं कि उनके पति की मृत्यु हो गई थी और दत्तक पुत्र यानी जो एडॉप्टेड सन था उसको उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था। तो झांसी से ये विद्रोह शुरू हुआ और उनका सहयोग कर रहे थे वहां पर एक व्यक्ति थे तात्या टोपे जो कहलाते हैं, उन्होंने इनका सहयोग भी किया था। फिर ये ग्वालियर जाती हैं झांसी से, वहां पर ग्वालियर के राजा जो थे, कौन ग्वालियर में थे, सिंधिया जो थे, उनका सपोर्ट इन्हें नहीं मिला था, लेकिन वहां की जनता का सपोर्ट जो है रानी लक्ष्मीबाई को मिला था। लेकिन बदकिस्मती कह सकते हैं कि उस युद्ध में जो है एक जो वीरशाली महिला थी, वीरांगना थी, वो मारी गई थी। तो यहाँ पर ये जो है ह्यूरोज के हाथों ही वो मारी गई थी और ये जो स्टेटमेंट है वो ह्यूरोज का ही दिया हुआ है। खैर उस विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों से कैंपबेल और हडसन का भी जो है योगदान है। ये तीनों जो नाम दिए हैं वो 1857 के विद्रोह से ही संबंधित है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थी। ये 1937 की बात हो रही है कि यहाँ पर जो है श्रम मंत्री जो है वो कौन थे।
लेबर मिनिस्टर। सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, अरुणा आसफ अली, एक से अधिक, या यहाँ भी एक से अधिक नहीं हो सकता, कोई एक ही मंत्री है। तो जगजीवन राम जो है, जो कि किस नाम से जाने जाते हैं, उपनाम से, तो बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। ये बिहार में बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। और जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था, और ऐसा कहा जाता है कि कैबिनेट मंत्री के रूप में ये सबसे अधिक समय तक रहे थे। बाकी वहां जब हम बात करेंगे तो पूरी लिस्ट को देख लेंगे कि कौन से व्यक्ति जो है उस समय अस्थायी सरकार में किस पद पर नियुक्त थे। 1918 के किस महीने में, अब देखिए यहां थोड़ा सा ज्यादा डीप जाके पूछा कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, यानी जो चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट हुआ था, वो यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। मई, नवंबर, फरवरी, उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। अब यहां पर वैसे तो 1917 का था चंपारण सत्याग्रह। जो वार्षिक अधिवेशन किया जाता है कांग्रेस का, वो होता है लगभग नवंबर दिसंबर, लास्ट मंथ में ही किया जाता है। तो जो 1916 में हुआ होगा, वो हुआ होगा कब, उस टाइम 17 में गए थे। लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि जब गांधी जी बातचीत करते हैं और अंततः वहां का जो गवर्नर था वो इस बात पर राजी हो जाता है कि हाँ हम एक समिति गठित करेंगे और उस समिति के निर्णय को ही अंतिम जो है निर्णय मान लेंगे। तो उस समिति में 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे, यानी कि उन 6 सदस्यों में एक महात्मा गांधी भी थे और जी शिलाई, जो कि उस समय मध्य प्रांत के आयुक्त थे, उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो यहाँ जो है थोड़ा डीप जाके प्रश्न पूछ लिया गया है। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता हो कि कब किया गया है तभी आप इसका जवाब दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। यहाँ पर जो है विरुद्ध स्वामी के पारित हुआ था, तो यहाँ है मई, नवंबर, फरवरी, उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो याद रखिए जितने भी दिए गए हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो शायद चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का निर्णय आया था वो पहले ही इससे आ गया था। तो इसमें से कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, बाकी मैं देख के कल बता दूंगी कि कब जो है निर्णय आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि हम मान के चले कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि प्रश्न सिर्फ 1 लाइनर ही होंगे, आपसे स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से पढ़िए। व्यक्तिगत सत्याग्रह बात की थी मैंने, 1913 से 1947 के बीच की घटनाओं की जब मैंने चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह है 1940 की घटना है। कब की घटना है? 1940 की। ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। वहां मैंने ये भी चर्चा की थी कि प्रथम जो थे पवनार महाराज से विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो सत्याग्रही थे वो थे ब्रह्मदत्त। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ब्रह्मदत्त नहीं, यहां होना चाहिए JLN, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, यानी कि द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है उनकी लिखी हुई है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिल्कुल नहीं, ये इनके द्वारा लिखा गया नहीं था, ये जो है लिखा गया है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। एक से अधिक कोई नहीं। तो यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है, कौन सा हमसे पूछा जा रही है कि सही है, यानी स्टेटमेंट जो पूछा गया है हमसे वो पूछा गया है कौन सा सही है, तो ये होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है वो सुभाष चंद्र बोस की है, जबकि ये जो है लिखा हुआ ये भी जवाहरलाल नेहरू की, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जो है इनकी। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है और दूसरा जो है सही है। नेक्स्ट, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? क्या संथाल जनजाति ने, सन्यासी ने, उरांव ने, एक से अधिक ने? कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जनजाति ने जो है गया अधिवेशन में जो है भाग लिया था। यहाँ पर गया अधिवेशन 1922 की है, जिसकी अध्यक्षता जो है CR दास द्वारा की गई थी और यहीं पर उन्होंने
कांग्रेस के पद से त्यागपत्र देकर फिर जो है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था। बिहार में जो 3 ही अधिवेशन हुए थे, एक 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने की थी। किसने की थी? आर.एन. मधोलकर। इसके अलावा एक 1940 में ये हुआ था, वर्तमान में ये जो है झारखंड में, उस समय बिहार में था, रामगढ़ झारखंड में है, वर्तमान की बात की जाए, इसकी जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 1940 से 46 तक लगातार जो है कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, बल्कि वो मौलाना आजाद, क्योंकि 40 से 46 तक लगातार मौलाना आजाद ने अध्यक्षता की थी। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता इनके द्वारा ही की गई है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ याद रखिएगा, उरांव जो जनजाति है, इन्होंने जो है गया अधिवेशन में भाग लिया था। उरांव जो है मैदानी इलाकों में रहने वाली जनजाति हैं, उन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यंग इंडिया, इंडियन स्पेक्टेटर ये नहीं है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी है, यहाँ पर महात्मा गांधी है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, और यहाँ है कोई नहीं दिया हुआ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। बताना। यंग इंडिया महात्मा गांधी सही है, नवजीवन जो है इन्हीं की पत्रिका थी। इंडियन स्पेक्टेटर और एडवोकेट ऑफ इंडिया ये दोनों जो है गलत है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि एक सही है और 2 गलत है। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? यानी कि उन्होंने नेतृत्व भी किया और उन्हें सफलता भी मिली, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है किस आंदोलन में ऐसा हुआ था? आपको बताना है इसका सही जवाब जो है क्या होगा। कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद, यानी 1918 का अहमदाबाद मिल हड़ताल में क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था? खेड़ा खेतिहरों के समर्थन में जो सत्याग्रह गुजरात में 1918 में चला था, 1918 में फसल बर्बाद होने पे उसमें, उसके अलावा बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात में 1928 में घटित हुई थी, उसमें 1928, एक से अधिक कोई नहीं। अब आप जानते हैं कि 1917 से लेकर 18 तक 3 घटनाएं घटित हुई। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 शुरुआती में हुआ अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि प्रथम भूख हड़ताल के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा एक हुआ 1918 में ही खेड़ा में जो है फसल बर्बाद, यानी कि एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से जब फसल बर्बाद हो गई और जो मालिक थे, यानी खेतों के जो मालिक थे, उनका था कि हमें भाई लगान चाहिए, पर किसान बोल रहे थे कि हमारे पास खुद फसल नहीं, हमारे हाथ आयो, फसल कट के हमारे घर में नहीं आया, तो हम कहाँ से आपको लगान वापस करें। इसी बात पर दोनों के बीच जो है विवाद हुआ था। तो इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो उसमें गांधी जी का योगदान रहा था, लेकिन इन तीनों में जो वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा था, उनका योगदान रहा था खेड़ा खेतिहर समर्थन गुजरात वाला, यानी कि 1918 वाले में। ये इनके भाई जो विठल भाई पटेल थे उनका भी था। उनके अतिरिक्त एक और नेता थे इंदुलाल याग्निक नाम था शायद उनका भी योगदान रहा था, लेकिन इसमें जो है उनका कोई योगदान नहीं रहा था अहमदाबाद। इसमें गांधी जी का सपोर्ट अनुसुईया बेगम जो कि वहाँ गुजरात के एक व्यापारी थे, उनकी बहन थी, उनके द्वारा किया गया था, तो ये नहीं होगा।
लेकिन बारदोली जो सत्याग्रह है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इसी आंदोलन के बाद उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। उससे पहले इन्हें वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता था। 1928 के बारदोली सत्याग्रह के बाद वहां की महिलाओं के कहने पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि से नमन किया था। तो ये याद रखिएगा कि जो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो जब दो सही हो गए ऑप्शन बी और सी, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा। तो हमारा सही जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट, एक से अधिक, यानी कि 1918 का खेड़ा और 1928 का बारदोली, इन दोनों ही आंदोलनों से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा और इसी के बाद उन्हें जो है सरदार की उपाधि दी गई। एक ये भी प्रश्न होता है कि सरदार की उपाधि दी किसके गई, तो महिलाओं ने दी। महिलाओं के कहने पर उपाधि गांधी जी ने ही दी है, क्योंकि ये प्रश्न जो है स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को किसके द्वारा जो है सरदार की उपाधि दी गई है, तो उसमें लिखा हुआ है, तो वहां महिलाओं के कहने पर याद रखेगा गांधी जी ने इस उपाधि से जो है उन्हें नामित किया। नेक्स्ट, भारत और 1929 के प्रारंभ में हुई महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात और निर्यात को प्रतिकूल से प्रभावित किया। प्रतिकूलता से मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई। मंदी ने भारतीय व्यापार में, ये जो प्रश्न है आपका इकोनॉमी का प्रश्न है, इसे स्किप करके हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये दोनों तीनों प्रश्न को स्किप हम कर देते हैं, ये इकोनॉमी के प्रश्न आ गए हैं यहाँ पर। यहां से फिर हिस्ट्री के प्रश्न शुरू हुए। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 1929, 1924, 1920, एक से अधिक कोई नहीं। यहाँ जो दिया गया है उसके ऑप्शन, क्योंकि वैसे तो बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में 3 जो है मुख्य जो है किसान प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किए गए थे और एक जो है अखिल स्तरीय जो 1936, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा ही की गई थी, वो है आपका 1929 का बिहार प्रांतीय किसान सभा। वैसे मुख्य रूप से 3 जो है बिहार किसान प्रांतीय सभा आयोजित किए गए थे और 1936 में याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा। इसकी भी अध्यक्षता जो है इनके द्वारा और एनजी रंगा के द्वारा जो है इसमें सचिव के पद पर चुने गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यानी कि ये मुसलमानों से संबंधित हो सकता है। लंबी दाढ़ी रखने पर, यानी कोई भी व्यक्ति जो है अगर लंबी दाढ़ी रखेगा तो उस पर कर लगाया जाएगा। ये ऑप्शन है क्या बहाबी आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, फराजी आंदोलन, एक से अधिक और कोई नहीं। पूछा जा रहा है किससे, तो याद रखिएगा जो बहाबी आंदोलन था जिसका मुख्य केंद्र कहाँ माना जाता है, पटना ही माना जाता है। इस आंदोलन का संबंध जो था लंबी दाढ़ी रखने पर जो है कर लगाया जाता था। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश, 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए
यानी अंग्रेजों पर, सिंपल कहा जाए, प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है कि अंग्रेजों पर साजिश करने के लिए जो है कौन सा षड्यंत्र का मामला जो था उसमें कारागार के अवरुद्ध किया गया था। है यहाँ पर मेरठ षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, नासिक षड्यंत्र, एक से अधिक और कोई नहीं। तो याद रखिएगा सबसे पहले हमें जो है साम्यवादी विचारधारा का जो प्रभाव, तो ये ताशकंद से शुरू हुआ था। कहाँ से? ताशकंद से। और वो भी ताशकंद में रूस की क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय एक नेता थे एम.एन. रॉय, उनके और कुछ प्रवासी भारतीयों द्वारा जो है 1920 के उसी के दशक में जो है पहली बार वहां पर भारतीय साम्यवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर एक संगठन बनाया गया और उसकी लहर धीरे धीरे भारत में हमें देखने को मिली, जिसमें सबसे पहले हम कानपुर वाली घटना देखते हैं। कुछ समय बाद उसको जो है मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उसी में 3-4 प्रथम चरण में, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा को भी हम 2 चरणों में विभाजित करके पढ़ते हैं, तो प्रथम जो चरण है उसमें ही ये मेरठ, कानपुर, नासिक और पेशावर वाली घटनाएं आती हैं। और दूसरे चरण में माना जाता है जो जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगियों के द्वारा की गई घटनाएं थी, जिसे हम भारतीय रिपब्लिकन जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो एसोसिएशन बनाया गया था वहां से, यानी कि यहाँ से जो है एचआरए जो गठन किया गया था, ये वाला जो है दूसरे चरण में आ जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उनके बाद आपको काकोरी कांड देखने को मिलेगा, फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और फिर लाहौर षड्यंत्र केस, फिर जाके असेंबली बम कांड और फिर ये सभी घटनाएं, तो ये सभी द्वितीय चरण में आती है साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर। तो पहले चरण में जो थी उनमें से ये सभी घटनाएं, जिसमें से तो इसमें से याद रखेगा जो मेरठ षड्यंत्र मामला था वो था इससे संबंधित। इस पर अंग्रेजों की साजिश करने के लिए जो है कारागार रखा गया था, कारागार में जो है रखा गया था। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या है? पूना पैक्ट यही था, दलितों के लिए जब अलग से पृथक निर्वासन की बात हुई थी सांप्रदायिक पंचाट में, तब की बात है ये पूना पैक्ट, जब महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है और वही समझौता जो है पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1932 की घटना है। दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, रियासतों के साथ संघ का निर्माण करने के लिए, एक से अधिक के लिए कोई नहीं। तो याद रखिएगा पूना पैक्ट का जो संबंध है दलित वर्ग से संबंधित है। इन्हीं में जब पूना पैक्ट हुआ तो इनकी संख्याएं जो है असेंबली में बढ़ा दी गई। नेक्स्ट, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, उपर्युक्त में से एक से अधिक जगह पर या कोई नहीं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो ऑल इंडिया लेवल कांग्रेस सोशलिस्ट समिट हुआ था तो उसमें जो है कहाँ पर जो है किया गया था, बिहार में कहाँ पर, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इससे संबंधित जो व्यक्ति थे उसमें जयप्रकाश नारायण का नाम लिया जाता है। किसका? जयप्रकाश नारायण, जेपी। मुजफ्फरपुर, भागल, ये जो है 1934 के पटना में ये था। कहाँ पर? ये सभी देखिए, इसमें से जो प्रश्न है वो बिहार स्पेशल। देखिए बिहार स्पेशल के अंतर्गत मुख्यतः आपको बिहार के इतिहास और भूगोल को पढ़ना होता है, यानी कि बिहार में जो कुछ भी राष्ट्रीय घटनाएं घटी थी उसका क्या प्रभाव हुआ वो, और एक भौगोलिक स्थिति यानी कि यहाँ की जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, कौन से झील जलप्रपात है, कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये 2 ही आपको पढ़ना होता है। तो पटना में जो है ये था प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन 1930 में। क्योंकि ऐसे अगर पूछा जाए कि कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन तब 1934 आपको याद रखना है, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन की बात की जाए तो ये याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, क्योंकि उन्होंने समाजवादी जो अखिल भारतीय नहीं बल्कि ये पूछा जाए भारतीय कांग्रेस समाजवादी की स्थापना तो 1934 में जयप्रकाश नारायण थे, उसके अलावा मीनू मशानी का नाम आता है और नरेंद्र देव का नाम वो 1934 से संबंधित। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों अपने रियल ब्रदर थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लेखक कौन थे, यानी ये जो पुस्तक लिखी गई, क्योंकि जब
कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है 1857 के विद्रोह में। आप जानते हैं कि जब वो उत्तर प्रदेश में गए थे नेतृत्व करने, तो वहीं से लौटते हुए जब वो लौट रहे थे तो उनके हाथ में जो है गोली लग गई थी और फिर उन्हें अपने हाथ काट कर फेंकने पड़े थे और कुछ समय बाद वो इन्फेक्शन फैलने से कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर नेतृत्व जो है 1857 के विद्रोह का उनके भाई अमर सिंह द्वारा, लेकिन बाद में इनके भाई को भी जो है भागकर नेपाल में शरण लेनी पड़ जाती है। तो ये क्या जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, किलिंकर दत्त ने लिखी थी, एम एन रॉय, वही एम एन रॉय जिन्होंने ताशकंद में जो है साम्यवादी पार्टी का गठन किया था, और इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो है सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन बी, कालिंकीकर दत्त ने जो है ये पुस्तक लिखी थी, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। इन दोनों का योगदान जो है 1857 के रिवॉल्ट से, रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने? जवाहरलाल नेहरू को, रास बिहारी बोस को, पटाभी सीतारमैया को, उपर्युक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। किसी एक व्यक्ति को ही हराए होंगे तब बने होंगे। यहां पर जो है दो बातें आपको याद रखनी है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1938 और 39। 1938 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कहां पर? हरिपुरा में। 1938 में जो हुआ था वो हुआ था आपका हरिपुरा में, वर्तमान के गुजरात में है, और त्रिपुरी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। पहली बार वो निर्विरोध जीत गए थे हरिपुरा। 39 में क्या होता है जब त्रिपुरी, तो उस समय इनके अगेंस्ट में जो थे पटाभी सीतारमैया थे। कौन थे? पटाभी। और पटाभी सीतारमैया को ही जो है ये पराजित करके इसमें और इस हार को महात्मा गांधी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताई थी। जब पटाभी सीता, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि इस अध्यक्ष पद के लिए वही चुने जाए, तो इन्होंने मतलब कि मेरे कहने का मतलब गांधी जी ने इस हार को अपनी व्यक्तिगत हार बताई थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीतने के बाद चाहते थे कि राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्णयों में जो है गांधी जी अपनी बात रखें, और गांधी जी नहीं। तो फिर कुछ समय पश्चात सुभाष चंद्र बोस यहाँ से यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता से त्यागपत्र देते हैं और फिर जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और फिर आगे तो बाद में आज़ाद हिंद फौज में जाकर शामिल होते हैं, लेकिन पहले वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो जब इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के कुछ समय पश्चात वो त्यागपत्र दे देते हैं, तो पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया तो फिर किसने अध्यक्षता की? तब याद रखिएगा अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये बात याद रखिए। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के विषय में क्या सत्य है, यानी ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन से जो है सत्य हैं। यहाँ पूछा जा रहा है उनका देहांत 1956 में हुआ था, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, एक ये पत्रिका है, उपर्युक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। आपसे पूछा गया है कि इनमें से, तो याद रखिएगा कि यहाँ हमसे पूछा गया है सत्य। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। 1956 में ही उनकी मृत्यु जो हुई थी, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो है स्थापना किया, और मूक नायक उन्हीं का जो है प्रकाशन था। तो तीनों यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। दलित समाज सुधारकों में आपको मुख्य रूप से जो 2 के बारे में पढ़ना होता है, एक उसमें से डॉक्टर अंबेडकर है, उन्होंने कौन कौन से संगठन वगैरह, कहाँ जन्म हुआ उनका, ये सभी पता होना चाहिए। और उसके अलावा एक ज्योतिबा फूले, जो 2 मुख्य थे ये थे। या फिर हाँ, एक जो दक्षिण भारत के थे पेरियार, उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, वहां से भी प्रश्न पूछे। मैंने पहले ही बोला था अंबेडकर से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है, यानी कि कहा जा रहा है इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी, यानी किसका, इस पत्रिका से किसका संबंध है। प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है, यानी सिंपल कहा जाए तो प्रश्न में यह पूछा जा रहा है न्यू इंडिया जो पत्रिका है वो किसकी है। यहाँ ऑप्शन दिया है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, एक से अधिक कोई नहीं। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक थी, नवजीवन, यंग इंडिया, ये सभी जो है मुख्य रूप से थी।
नहीं है, न्यू इंडिया से गांधी जी का कोई संबंध। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिल्कुल नहीं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की ऐसी कोई हम पत्रिका, न्यू इंडिया जो पत्रिका है वो एनी बेसेंट। याद रखिएगा, जब होम रूल लीग की स्थापना होती है तो एनी बेसेंट द्वारा दो पत्रिकाएं महत्वपूर्ण है, एक न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ। इसके अतिरिक्त एक और इनकी जो फेमस पुस्तिका है वो कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ जो है ये जो है साप्ताहिक थी, और न्यू इंडिया जो है सॉरी ये मासिक थी, और ये जो है ये जो है साप्ताहिक थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, और ये शायद इनकी दैनिक पत्रिका थी। ये दैनिक थी, जो कॉमन थी वो कॉमन नहीं थी, यानी डेली नहीं आती थी। जो न्यू इंडिया दैनिक थी और कॉमनवेल्थ इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ये दोनों जो है याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक की जो है वो केसरी और मराठा दो। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? सुरेश सेन, बटुकेश्वर दत्त, अश्विनी कुमार दत्त, एक से अधिक कोई नहीं। स्वदेश बांधव जो ये एक गुप्त संगठन थे। जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसी समय जो है कई गुप्त संगठन जो है चलाए गए, उनमें से एक है स्वदेश बांधव समिति। और स्वदेश बांधव समिति से जो नाम जुड़ा हुआ है वो नाम है अश्विनी कुमार दत्त का। किसका नाम है? अश्विनी कुमार। सुरेश सेन का याद रखिएगा, चटगांव, सुरेश सेन का जो नाम जुड़ा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में वो एक ही घटना से माना जाता है, वो है चटगांव शस्त्रागार, वो है। और बटुकेश्वर दत्त जो असेंबली बम कांड है उनसे इनका नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन, ये मान के चलिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चंपारण नील एक तो बिहार से भी संबंधित था और गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। तो किसी भी एग्जाम में चंपारण सत्याग्रह से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? क्योंकि जब महात्मा गांधी पटना से होते हुए मुजफ्फरपुर और फिर चंपारण जाते हैं तो कई सहयोगी उनके साथ गए थे, जिसमें अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और भी कई लोग थे, अनुग्रह नारायण वगैरह जैसे कई जो है क्षेत्रीय नेता उनका साथ दिए थे। और राष्ट्रीय स्तर के भी कई नेताओं ने, जैसे कि जेबी कृपलानी वगैरह, इन सभी का सहयोग जो है महात्मा गांधी को मिला था। तो यही पूछा जा रहा है कि जब वो जा रहे थे तो कौन कौन उनके साथ गए थे? नरहरि पारिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, एक से अधिक या कोई नहीं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन कौन जो है गए थे। तो जैसा कि मैंने भी कहा कि गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग गए थे। कई लोगों ने जो है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता की बात की जाए या फिर क्षेत्रीय स्तर बिहार से संबंधित, उन सभी का सहयोग गांधी जी को मिला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कम टू नेक्स्ट, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942, मैंने पहले ही कहा कि अगस्त नाम से दो घटनाएं आएंगी, एक अगस्त प्रस्ताव आएगा और एक अगस्त क्रांति। प्रस्ताव आएगा तो वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित, वहां पर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों के सहयोग के लिए जो है ये प्रस्ताव रखा गया था। और अगस्त क्रांति की बात की जाए तो वो है 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि इसी दिन शुरू हुआ था, इसलिए 8 अगस्त को तो अगस्त क्रांति कहा जाता है। तो इस दौरान लिथगो ने पटना में एवं इसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। आप जानते हैं कि उस समय पटना में जो गोली चलाई गई थी, तो वो पूछा जा रहा है कि तारीख क्या थी? क्या 25 अगस्त थी? क्या 15 अगस्त थी? 5 अगस्त थी? एक से अधिक कोई नहीं। तो कोई बताइए कि इसका सही जवाब जो है वो क्या है? इसका सही जवाब अगर कहा जाए तो इन तीनों डेट में से कोई भी डेट सही नहीं है। इसका सही जवाब है 11 अगस्त। 11 अगस्त को जो है चलवाया गया था लिथगो द्वारा जो है पटना में 1942 का जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो यहाँ पर बिहार की जनता पे गोली चलाई गई थी। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? ये पुस्तक भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, खैर बिहार में नहीं, शायद यूपी के एग्जाम में पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, वही भीमराव अंबेडकर की बात है। मोहम्मद अली जिन्ना की, मोहम्मद इकबाल की, एक से अधिक कोई नहीं। बताना है कि ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, इस पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं।
यह पाकिस्तान से ऐसा नहीं कि आप लोग मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल की तरफ जाएं। इसके जो है राइटर जो हैं वो हैं भीमराव अंबेडकर। तो ये याद रखिएगा। तो आज के सेशन में इतने ही प्रश्न हैं। हमने 2 सेट के पेपर जो हैं, जो कि ऑलरेडी आपसे पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हमने किया है। तो जो क्लासेस हमारी होंगी टीआरई के लिए, उसमें हमारी कोशिश ये है कि पहले हम जो 3 पेपर हो चुके हैं 1, 2 और 3 के, इसमें 1 से लेकर 12 तक जितने भी प्रीवियस ईयर हिस्ट्री से और बिहार स्पेशल से पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम टॉपिक वाइज एक एक कर चैप्टर पर जो है चर्चा करेंगे। वैसे आपकी जो क्लासेज है वो 16 जनवरी से शुरू होने वाली है। अभी अगस्त पढ़ रहे थे इसलिए आ गया। याद रखिए 16 जनवरी से बैच जो है शुरू हो जाएगा। तो जो भी इच्छुक है आप बैच परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैच में क्लासेज एक तो बाइलिंगुअल चलेगी, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, बीच में आपके टेस्ट सीरीज भी होते रहेंगे, और फिर आपका जो है डिस्कशन भी डायरेक्ट आप टीचर के साथ जो है 15 दिन में एक बार जुड़कर अपनी जो भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।